नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने कल मुग़ल सल्तनत पूरा पढ़ लिया था और आज से हम पढ़ेंगे मराठा उत्कर्ष से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। और दोस्तों, साथ ही देखेंगे हम कुछ और जो बचे हुए मुग़ल शासक थे उनके बारे में। औरंगजेब के बाद जो बचे हुए थे, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, उसके बाद के जो थोड़े बहुत बचे हुए थे उनसे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, करते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज जी से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूँ। तो आइए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत, मराठा उत्कर्ष। तो उसमें पढ़ते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, कहाँ? सिवनेर में। और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजा बाई। और दोस्तों, इनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव इनकी माताजी और इनके दादा कोंडदेव का ही था। और शाहजी ने, यानी कि इनके पिताश्री ने, इन्हें पूना की जागीर दी थी और इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर। तो दोस्तों, सबसे पहला आक्रमण इनका सिंहगढ़ पे था, फिर इन्होंने चाकन को जीता और रायपुर, कोंडाना, तोरना को बीजापुर के शासक से जीता था। किस किस को? रायगढ़, कोंडाना, तोरना। कोंडाना का नाम आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि अगर आपने तानाजी फिल्म देखी होगी तो उसमें था कोंडाना। तो उसके पश्चात इन्होंने 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया और 1659 में बीजापुर में अफजल खां को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन शिवाजी तो ठहरे शिवाजी, उन्होंने अफजल को मार डाला था। और फिर बीजापुर के साथ साथ ये औरंगजेब के लिए भी खतरनाक हो रहे थे, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि बीजापुर के शासक से इन्होंने रायगढ़, कोंडाना और तोरना जीत लिए थे। तो उनको हराने के लिए, यानी कि शिवाजी को हराने के लिए, औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को गवर्नर बनाकर भेजा था। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने इनकी उंगली काट दी थी। तो उसके पश्चात होती है इनकी सूरत पे विजय 1664 ईस्वी में, क्योंकि यह मुगलों का बंदरगाह था। कौन सा? सूरत। तो उसे वापस लेने के लिए औरंगजेब अम्बेर के राजा जयसिंह को भेजता है और जयसिंह इन्हें पुरंदर के किले में घेर लेता है, जिसके पश्चात शिवाजी आत्मसमर्पण कर देते हैं। और 1665 ईस्वी में होती है पुरंदर की संधि, जिसमें क्या होता है दोस्तों, 35 में से 23 किले मुगलों को सरेंडर करने थे। लेकिन आगरे के किले से शिवाजी भाग जाते हैं, क्योंकि ये जयसिंह के किले में नज़रबंद थे, जैसे कि अभी बताया था। तो ये आगरे के किले से भाग जाते हैं। उसके पश्चात दोस्तों 1670 ईस्वी में ये दोबारा से सूरत की लूट करते हैं। तो फिर दोबारा से औरंगजेब भेजता है दिलेर खां एवं बहादुर खां को। और 1672 में होती है दोस्तों सालेर की लड़ाई, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज विजयी होते हैं। तो उसके पश्चात ये 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराते हैं रायगढ़ में और लेते हैं छत्रपति की उपाधि और बन जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये करते हैं काशी के विद्वान गंगा भट्ट या विश्वेश्वर से वैदिक विधि विधान से अपना राज्याभिषेक, तो यानी कि छत्रपति की उपाधि लेते हैं और अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित कर देते हैं। और उसके पश्चात ये तांत्रिक विधि से भी राज्याभिषेक करते हैं। तो उस समय होते हैं वे निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा होता है। और 1680 ईस्वी में हो जाती है शिवाजी की मृत्यु। और दोस्तों, इनके पास 240 किले थे। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट होता है। इनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था इनकी माताजी जीजाबाई और दादा कोंडदेव का।
सबसे पहला आक्रमण होता है इनका सिंहगढ़ पर। और इन्होंने किस किस को मारा था? 1659 में अफजल खां को, और औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां की उंगली काट देते हैं जब वो उन्हें धोखे से मारने के लिए जाता है। और 1664 में होती है सूरत की लूट, और उसके पश्चात पुरंदर की संधि होती है 1665 में, और ये आगरे के किले में रखे जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। 1672 में सालेर की लड़ाई, और इनका राज्याभिषेक होता है 1674 में रायगढ़ में, और उसके पश्चात लेते हैं ये छत्रपति की उपाधि। और दोस्तों इनकी मृत्यु होती है 1680 में, और इनके पास टोटल किले थे 240। तो दोस्तों अगला देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, शिवाजी का प्रशासन। तो दोस्तों इनके केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान मुख्य थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि हमने अष्टदिग्गज पढ़ा था कृष्ण देवराय के टाइम पे, जब अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो अष्टदिग्गज, इसमें अष्टप्रधान में देख लेते हैं कि 8 कौन कौन थे। तो पहले हैं पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री होता था और छत्रपति की अनुपस्थिति में देखरेख यानी कि संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करता था। कौन? पेशवा। उसके पश्चात अमात्या या मजमुआदार, ये वित्त मंत्री होता था। उसके पश्चात सचिव या सुरनवीस, ये पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। उसके पश्चात सेनापति या सर ए नौबत, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सुमंत या दबीर, ये विदेश विभाग के होते थे। और पंडित राव या दानाध्यक्ष, ये धार्मिक विभाग के। और न्यायाधीश न्याय विभाग के। और फिर उसके पश्चात लास्ट में मंत्री या वाक्यानवीस, ये दरबारी ब्यौरा यानी कि रिकॉर्ड रखने का कार्य करते थे। तो आप कैसे याद करेंगे इन्हें दोस्तों, मैं बता देता हूँ। तो पेशवा तो आपको याद रहेगा ही कि ये प्रधानमंत्री होते थे। तो इसमें आ रहा है अमात्या या मजमुआदार। तो दोस्तों मजमू से आप याद कर लीजिए मजे में, यानी कि मजमू। तो मजे में कौन रहेगा? जिसके पास पैसे होंगे, तो पैसे वाला वित्त मंत्री। उसके पश्चात सेनापति या सर ए नौबत। सेनापति से आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि सैन्य विभाग है। सर ए नौबत से आप कैसे याद करेंगे? जब हमारे सर पर नौबत आती है तो हम किसकी तरफ जाते हैं? सेना की तरफ। तो सैन्य विभाग। पंडित राव धार्मिक विभाग हो ही गए। न्यायाधीश न्याय विभाग। उसके पश्चात सुमंत या दबीर। सुमंत का नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा दोस्तों, याद कीजिएगा। रामायण में सुमंत वो कहाँ जाते थे? विदेश मंत्री टाइप से होते हैं ना, तो वह विदेश विभाग के प्रमुख। सचिव या सुरनवीस, ये पत्राचार सचिव आप जानते ही हैं। सचिव जो मोस्टली क्या, सचिव तो वैसे किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन सचिव से याद कर लीजिएगा पत्राचार विभाग। उसके पश्चात मंत्री या वाक्यानवीस, ये दरबारी ब्यौरा या रिकॉर्ड रखने का कार्य करता था। और दोस्तों इसके पश्चात देखते हैं और शिवाजी के प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी के समय 2 प्रकार की सेना थी, वर्गीर एवं सिलेदार। दोस्तों जो बरगीर सेना होती थी, इसे पागा या शाही घुड़सवार भी कहते थे। इन्हें राज्य की तरफ से शस्त्र या घोड़े दिए जाते थे। लेकिन जो सिलेदार सेना होती थी, वह घोड़े एवं शस्त्र स्वयं खरीदती थी तथा विभिन्न सरदार द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त की जाती थी। और जब उन्हें राज्य की सेवा में लिया जाता था, तब बदले में उन्हें भत्ते दिए जाते थे। और दोस्तों ग्राम स्तर पर पाटिल नामक अधिकारी न्याय का कार्य देखता था। अब देखते हैं शिवाजी के आय के स्रोत, यानी कि मराठाओं के आय के स्रोत। तो उस समय रिवेन्यू ऑफिशियल होता था, यानी कि रिवेन्यू का अधिकारी वो होता था कारकुन। और सबसे प्रमुख था आय के स्रोत में भू राजस्व। दोस्तों प्रारंभ में भू राजस्व की राशि 33% थी। आगे चलकर उन्होंने जब स्थानीय करों को समाप्त किया तो कुल उत्पादन का 40% कर दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भू राजस्व सुधार किया एवं माप करवाई। और माप की इकाई होती थी काठी या मानक छड़ी। तो माप की इकाई क्या थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय?
काठी या मानक छड़ी। और शिवाजी चौथ एवं सरदेशमुखी भी वसूलते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं, चौथ एवं सरदेशमुखी किसके टाइम पे थे और ये है क्या। तो जो चौथ होता था वो कुल उत्पादन का 1/4 लिया जाता था, और सरदेशमुखी यह कुल उत्पादन का 1/10 लिया जाता था। तो चौथ आप कैसे याद करेंगे, चौथ से तो आपको पता ही चल रहा है किसमें 4 आ रहा है, तो 1/4, और सरदेशमुखी तो इसमें देश आ रहा है तो 10 याद कर लीजिएगा। तो यह होता था कुल उत्पादन का 1/10। इसके पश्चात 1707 में जैसा कि बताया औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उधर 1707 में बहादुर शाह साहू जी को जेल से छोड़ देता है। तो साहू जी कौन थे देखते हैं। ये संभाजी के पुत्र थे और इनकी माताजी का नाम था यसुबाई। तो होता क्या है कि औरंगजेब जो होता है यानी कि साहू जी को और यसुबाई को जेल में डाल देता है, और 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम जी कौन थे, ये ताराबाई जी के पति थे, और ये शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बना देती है। तो जब जेल से छोड़ने के पश्चात 1707 में साहू जी और ताराबाई के बीच में लड़ाई होती है, और साहू जी छत्रपति घोषित हो जाते हैं। और फिर अब देखते हैं कुछ मुगल शासकों के बारे में, जैसे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1717 में देखते हैं कि फर्रुखसियर ने दस्तक अधिकार दे दिए थे किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसने साहू को मराठा किंग माना था, और चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार दे दिए थे। और इसे किसे, फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा गया है। तो ये मिलान में आते हैं कि घृणित कायर किसे कहा गया है, तो फर्रुखसियर को। और 1716 में हो जाता है बंदा बहादुर का पतन दोस्तों, लोहगढ़ के किले में। और इसमें कभी कभी आ जाता है कि किंग मेकर की संज्ञा किसे दी गई है, तो हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां को। हुसैन अली होता है पटना का गवर्नर और अब्दुल्ला खां इलाहाबाद का। उसके पश्चात बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को कहा गया है शाह ए बेखबर। उसके पश्चात रफ़ी उद्दरजात, यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था मुगल शासकों में। उसके पश्चात बनता है रफ़ी उद्दौला, यह अफीम का आदी था और इसकी मृत्यु होती है टीबी से, और यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। और जहांदार को कहा गया है लंपट मूर्ख। 1719 में बनता है रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला। जब यह बनता है शासक तो इसकी उम्र होती है 18 वर्ष। और रुस्तम अली ने कहा है इसके प्रति कि यह शासन के प्रति लापरवाह एवं इसे पता नहीं था कि शासन का मतलब क्या होता है। और 1720 ईस्वी में हो जाता है जजिया कर बंद फाइनली सैयद बंधुओं के कहने पर। तो दोस्तों वली दक्कनी को उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है दक्षिण भारत में। और चिनक्लिज खां यानी कि जिनका नाम होता है निजामुल मुल्क, उन षड्यंत्र रचते हैं और किंग मेकर मारे जाते हैं। और दक्षिण भारत में निजामुल मुल्क हैदराबाद की नींव रखता है। और फिर उसके बाद होता है 13 फरवरी 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और रंगीला के बीच। रंगीला कौन, रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह रंगीला। इसमें नादिर शाह जीत जाता है और लूट के सामान को इसमें 3 साल तक ईरान को टैक्स फ्री कर देता है। और इसमें लूटता क्या क्या है, ये 70 करोड़ कोहिनूर हीरा, हीरे जवाहरात और तख्ते शाही। इसके पश्चात होता है 1748 में मनूपुर का युद्ध रंगीला और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और 1748 में निजामुल मुल्क और रंगीला मर जाते हैं। उसके पश्चात देखते हैं आलमगीर द्वितीय के बारे में। इसमें भी अब्दाली का आक्रमण होता है, लेकिन इमाम मुल्क यानी वजीर आलमगीर द्वितीय की हत्या कर देता है और उसे नहर में फेंक देता है। उसके पश्चात होता है शाह आलम द्वितीय, ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र होता है। यह इमाम मुल्क के डर से बिहार भाग जाता है और वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाता है।
और बाद में अवध के इलाके में पहुंचता है। वहाँ पे होता है शासक सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं सिराजुद्दौला। और आप सभी को पता है 22 अक्टूबर 1764 को होती है बक्सर का युद्ध। किस किस के बीच? मीर कासिम, शाह आलम, सिराजुद्दौला के बीच। और ब्रिटिशर्स में होता है हेक्टर मुनरो, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। और 12 अगस्त 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि शाह आलम के साथ। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स की विजय के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात बनता है शासक अकबर द्वितीय। तो इसके समय मुगल सत्ता केवल लाल किले की चार दीवारी तक सिमट कर रह जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक के समय मुगल सत्ता केवल लाल किले की चार दीवारी तक सिमट कर रह जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा था। और 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। और अंतिम बादशाह होता है बहादुर शाह जफर। 1857 का जो विद्रोह होता है ये अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। और 1862 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु रंगून में दोस्तों। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत आपका समाप्त हो गया है। आपको डिटेल में ये नहीं पढ़ना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या हैं। जब हम मेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे, लेकिन प्रीलिम्स कोई से भी हो आपके, इन सभी के लिए मैंने आपको बता दिया है। और वैसे भी मुगल साम्राज्य के पतन में क्या 8-10 पॉइंट है, आप सभी को पता है किस वजह से हुआ है। तो दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।